नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एक तरफ पीएम मोदी ने चुनावी रैली में बड़ा दावा किया कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाएगी। साथ ही उन्होंने टीएमसी सरकार पर 15 साल के भ्रष्टाचार तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने एक रैली में टीएमसी के सिंडिकेट राज को पूरी तरह खत्म करने का भी ऐलान किया। अमित शाह की पश्चिम बंगाल में एक्टिवनेस ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और इन सबके बीच ईडी की कोलकाता में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी और एनआईए की मालदा से मुर्शिदाबाद तक सख्त एक्शन ने टीएमसी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। तो कैसे टीएमसी चारों तरफ से घिर गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी ने आज बंगाल में बड़ा दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है। क्या ममता बनर्जी की सत्ता जाएगी? देखिए, ममता बनर्जी की सत्ता बचने वाली नहीं है, ऐसा आभास तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वी बर्दवान में थे और जैसे ही वो वहां पहुंचे, भीड़ को देख करके वो इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए कि पहली बार इस तरह का हमने देखा कि वो वीडियो बना रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा, भाई गुजरात में तो बिना किसी डाउट के पॉपुलरिटी इनकी 7वें आसमान पे रहती है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई सारी जो रैलियां की, दिन भर में 3 रैली। तो पहली जो रैली पूर्वी बर्दवान में था वो 11 बजे का टाइम, और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं, ये उनकी खासियत है, कभी उनकी रैली लेट नहीं होती। कितना बजे का टाइम दिया है तो इतना। अब प्रसन्न होने का कारण क्या है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैंने गुजरात को भी देखा, देश भर में मैं जाता हूं, और जिस दिन 3 रैलियां करनी होती तो 11 बजे का जो रैली होता है वो सबसे कमजोर होता है, लोग पहुंच नहीं पाते। लेकिन जिस तरह का समर्थन दिख रहा है 11 बजे मॉर्निंग की रैली में, उससे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ममता गई, ममता बचेगी नहीं। और ये जब कॉन्फिडेंस इस तरीके के भीड़, अच्छा होता क्या है, नेताओं को भी मालूम होता है, और खास करके इस तरह के नेता जो पब्लिक में ही रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो भीड़ देख करके भीड़ के चरित्र को समझ लेते हैं कि उसमें जोश कैसा है, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज ऐलान किया कि भाई आज तय हो गया, क्योंकि कल वीरभूम के अंदर थे, ममता बनर्जी का गढ़ था, वहां भी जन समर्थन सैलाब जो है वो आ रहा है। तो 3-4 चीजें जो समझने की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके से जनता वहां त्रस्त हो गई है, और खास करके जो घोषणा पत्र बीजेपी का आया है कि युवाओं को 3000, महिलाओं को 3000 जो नौकरियां, और जो तमाम जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, सिंडिकेट का हो, टोलाबाजी का हो, गुंडागर्दी का हो, टीएमसी के आतंक का हो, घुसपैठियों का हो, और डेमोग्राफिक चेंज, ये मुसलमानों को जिस तरीके से बसाया गया बाहर से ला करके, ये सारे मुद्दे जनता को वो कहते नहीं क्लिक कर रहा है। और इसीलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दावे वो खोखले दावे नहीं है, वो बिल्कुल ग्राउंडेड जमीनी हकीकत बता रहे हैं। सर, पीएम मोदी के दावे के बीच अमित शाह की भी एक्टिवनेस नजर आ रही है। क्या ये टीएमसी की मुश्किल बढ़ाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी स्टार कैंपेनर हैं और अमित शाह स्टार संगठन निर्माता हैं। ये दोनों में थोड़ा अंतर है। स्टार कैंपेनर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस एरिया में गए उस क्षेत्र का समझ लीजिए कि 25-30 विधानसभा सीटों पर इक्वेशन बदल जाता है। 10-15% वोट उनके एक रैली का असर दिखता है। भले ही उस रैली के बाद में भारतीय जनता पार्टी को बैकअप देना है कि 15-20% जो बढ़ा है उसे बचा कर रखें, उसे आगे बढ़ाएं और फिर वहां पर जीत के समीकरण को बदलें। तो संगठन का काम है, एक्टिवनेस संगठन का काम है ज्यादा एक्टिव रहना। और जिस तरीके से अमित शाह की नजर बंगाल पे है और उन्होंने कह दिया कि 15 दिन
ये 15 दिन हम टेंट तंबू गाड़ के यहाँ रहेंगे। और यही बात बिहार के लिए भी बड़ी बातें कही जाती है कि वो ऐसे संगठन करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नाइट में मीटिंग करते हैं, उसका प्रभाव दिन में दिखाई पड़ता है रात की मीटिंग का। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, यानी जो व्यक्ति उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ला सकते हैं। बिहार में ऐसे कई जगहों पर हुआ था। एक बार मोतिहारी में गए और मोतिहारी में उन्होंने उन लोगों के साथ मुलाकात की जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार का। और वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति कुछ दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि अमित शाह ने बताया कि हमारा तरीका क्या हो सकता है, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है, क्योंकि अमित शाह को लगा कि संगठन में अगर जान फूंकना है, अगर स्पेस को बरकरार रखना है, तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी हैं, आगे कुछ और चीफ मिनिस्टर जाएंगे वहां प्रचार करने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दी गई है, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो चाहिए और सबको ऑब्जर्व करने की जिम्मेदारी तो अमित शाह ही उठाते हैं। तो बंगाल में उसी समय से पता चल गया था जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नेताओं की मीटिंग दिल्ली में लेनी शुरू कर दी थी, और इस बीच उन्होंने अपना पूरा सेटअप पश्चिम बंगाल में लगा दिया कि किस क्षेत्र में कितने मार्जिन थे, क्या क्या स्थितियां थी, और कैसे भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रों तक पिछले चुनाव में सीमित रह गई थी। जहां जहां हम हारे थे उसके मार्जिन को देखते हुए ये लगता है कि अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो इन क्षेत्रों में जीत हो सकती है। तो जो रणनीति अभी बनी है अलग अलग क्षेत्रों की, कि मुस्लिम बेल्ट की क्या रणनीति है, जैसे मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, उसके बाद नॉर्थ साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए, किन सीटों पर हमारे जीत के दावे जो हो रहे हैं उसमें कुछ लूप होल्स रह गए हैं। उसके बाद पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर में क्या है, कोलकाता, हावड़ा, हुगली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो अर्बन क्षेत्र में हर जगह पर बेहतर प्रदर्शन करती है, पश्चिम बंगाल में आते आते वो कमजोर कैसे पड़ जाती है। तो ये सारी स्थितियां वो अभी देख रहे हैं, और लगता है कि 5-7 दिन तक लगातार उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक, जो अमित शाह बोल रहे हैं कि 175 प्लस सीटें तो हमारा लगभग तय है, 175 प्लस सीटें हमने लगभग ये आंकड़े देख लिए हैं कि उतनी सीटें तो जीत जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा का दावेदारी है कि इधर उन आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल होता है। तो जिन क्षेत्रों में हम संभावना देख रहे हैं कि हार या जीत के बीच का अंतर थोड़ा रहेगा, उन क्षेत्रों में दावेदारी करके हम इस आंकड़े को बरकरार रख सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इन दोनों ने जैसे पश्चिम बंगाल में जोर लगाया है, अभिषेक बनर्जी तो पहले ही सरेंडर मोड में है। जो बूथ रिपोर्ट मिली उसके आधार पर अभिषेक बनर्जी इस तरह से भड़के कि अभी 85,000 बूथों पर तुम लोग यही तय नहीं कर पाए हो कि जो जितने वोट कटे हैं वो हमारे कितने परसेंट वोट हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कितने परसेंट हो सकते हैं। तो फिर ये मैनेजमेंट आगे होगा कैसे, बूथ सेटलमेंट होगा कैसे। इसलिए परेशानी टीएमसी की दुगनी चौगनी हो चुकी है। सर, ईडी, ईसी और एनआईए तीनों की छापेमारी और एक्शन कैसे ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा रही है? भाई वो तो मुश्किल इस तरह से बढ़ रही है कि ममता बनर्जी के मुंह से जो भाषण देने जाती है, वोट मांगने के लिए जाएंगी कम, और ईडी, एनआईए और सीबीआई और तमाम इलेक्शन कमीशन के पीछे ही तो हाथ धो करके पड़ी हुई है। अगर उनको दर्द नहीं होता तो ये सारी चीजें तो वो कहती नहीं। पूरा भाषण का फोकस अभी क्या हुआ, अब वो गर्लफ्रेंड वाला जो पार्थ चटर्जी बहुत बड़ा नाम बंगाल में, ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माने जाने वाला। और दिक्कत क्या है, वो जो 52 करोड़ रुपए जो नोटों का पहाड़ निकला, वो मेमोरी जो है फिर से लोगों के दिमाग में आ गया। और ये पैसा किस चीज का, ये पैसा टीचर भर्ती घोटाले का, जिसको सबको कैंसिल कर दिया गया। आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है कि जो पढ़ने लिखने वाले, बंगाल में पढ़ाई लिखाई को अच्छा वो प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको छोड़ के टीएमसी ने किस तरीके से गंदगी फैलाई। तो ये मेमोरी जो है वो कहते हैं ना, रिफ्रेश बटन दब गया तो वो जो है लोगों के दिमाग में आएगा। अब इसी ने दूसरा काम कर दिया, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही है
कि पहले जो आपने 250-300 जो लोगों को हटाया पुलिस वालों को, अब फिर मालूम चल रहा है कि अभी कोने कोने में छिपे हुए हैं एक बकायदा जो है वो टीएमसी के लिए काम करने वाले। तो 149 लोगों की आज लिस्ट निकाली गई। 81 उसमें इंस्पेक्टर थे और 68 जो है वो सब इंस्पेक्टर। उनको कहा कि भाई एकदम लाइन हाजिर करो, इन लोगों को बाहर करो पहले, और गलती से भी चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में आप नजर आगे सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो आप देखिए कि जो ममता बनर्जी का जो प्रॉपर स्ट्रेंथ, एक तो पार्टी वर्कर जिसको अब लोग ढूंढ ढूंढ करके धक्के मार करके उसका इलाज कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रेंथ पुलिस, वो भी हाथ से निकला, और सबसे बड़ी चीज ये जो एनआईए का जो जांच बढ़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने क्या कहा, और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आ रही है वो क्या है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश। इसमें जो है बांग्लादेशी, ममता बनर्जी भी कह रही है कि जिन लोगों ने किया मालदा में जजेस को जो अगवा किया वो भाग गए। कहां भाग के गए? बताया ये जा रहा है कि उसमें बांग्लादेशी वो फोन नंबर्स और ये सारी चीजें, इन्हीं में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब हर तरफ से ममता बनर्जी पकड़ी जा रही है, फंसती जा रही है। और ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, ये 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ, ये सब जो इलाके हैं जहां वर्चस्व ममता का था, वो धीरे धीरे उन जगहों पे ममता पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों को तो ममता बनर्जी बीजेपी की साजिश बता रही है। तो वो तो बीजेपी की साजिश बताएगी, वो तो ये तो कहेगी नहीं कि ये स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर वो बता दे कि स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं तो पोल पट्टी तो टीएमसी की ही खुलेगी, क्योंकि ईडी ने छापेमारी की, ईडी ने रेड डाले। अब ममता बनर्जी ये नहीं कह सकती कि पार्थो चटर्जी के खिलाफ रेड क्यों किया गया, क्योंकि पहले से 3 समन जारी किया गया था, 3 समन, और ये इग्नोर करने में लगा हुआ था। आपने उसे अपनी पार्टी से बाहर किया, मंत्री नहीं है, लेकिन क्या आपकी पार्टी से बाहर है? क्या आप उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हो? अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आपका दबाव होना चाहिए उसके ऊपर कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अगर ईडी कोऑपरेट करने के लिए कह रहा है तो जाकर उसके ऑफिस में जाओ, पूछताछ में हिस्सा लो। ईडी तो उनसे यही पूछताछ कर रही है कि भाई ये जो 52 करोड़ रुपए आए, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, तो क्या पार्थ चटर्जी अकेले ये सारा घोटाला कर लिया? क्या वहां पर वो शिक्षा मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री था, उसके ऊपर कोई और थे ही नहीं? ममता बनर्जी सारे डिपार्टमेंट का सर्विलांस करती है, अभिषेक बनर्जी हर पर नजर रखता है कि कहां कहां कितने वसूली हो रहे हैं, और इसके बावजूद पार्थ चटर्जी अकेले बचा हुआ है। ये तो डरा हुआ है। इसको तो लगता है कि अगर ममता बनर्जी या उनके अभिषेक बनर्जी का नाम ले लिया गया तो फिर ये हमें छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि अभी ममता बनर्जी पावरफुल मोड में हैं, पावर है उनके पास। लेकिन जैसे ही उनकी ताकत कमजोर होगी, चुनाव के बाद यही पार्थो चटर्जी हो सकता है गवाह बन जाए ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये ईडी की जो छापेमारी हुई है और उसके बाद पार्थो चटर्जी का फोटो सामने आया, फिर से वो मेमोरी तो आ ही रहा है कि देखो भ्रष्टाचार है ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। अभी ये शुरुआत हुई। उसके बाद ईडी ने 2 समन जारी किए हैं प्रतीक जैन के नाम से, आईपैक वाले। अब उसके खिलाफ जो बार बार समन जारी किया जा रहा है वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि चलो किसी तरह से चुनाव निपट जाए। ये चुनाव नहीं निपटेगा, अभी 2-4 दिन के अंदर फिर उसे बुलाया जाएगा। नहीं जाएगा तो ऐसे ही जैसे पार्थो चटर्जी और प्रसन्न कुमार रॉय, इन दोनों के घरों पर छापेमारी हुई, ईडी की टीम वहां भी पहुंचेगी। ये भी खबर आएगी कि देखो अब प्रतीक जैन कैंपेन संभाल रहा था, अब जेल के अंदर जाएगा। तो जो स्थितियां ईडी ने बनाई, उसके बाद एनआईए उन इलाकों में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनके ऑफिस में जिसको नोटिस भेजा गया है उसकी लाइन लगी हुई है। अभी तक 35 अरेस्ट हो चुके हैं और अभी 50 से ज्यादा, लगभग 51-52 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है कि आओ कोऑपरेट करो, शामिल हो, नहीं तो गिरफ्तार होकर जेल में जाओ। तो इसीलिए लाइन लगी रहती है एनआईए दफ्तर के सामने कि हमसे भी पूछ लो, हमसे भी पूछ लो। और इन सारी स्थितियों ने माहौल में ये दिखाया है कि टीएमसी क्या कर रही थी और अब टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ही तो कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, टीएमसी के गुंडों को जेल भेजेंगे, यहां पर घुसपैठियों को भगाएंगे और स्थितियां ऐसे अनुकूल करेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये जो तकरीबन 60 सालों से
ये वामपंथियों के पास, टीएमसी के पास, कांग्रेस के पास जो सत्ता रही और वहां के लोग ये देख ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, वो देख भी पाएंगे और उसके खिलाफ काम भी कर पाएंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चाहे पीएम मोदी की रैली हो, अमित शाह की एक्टिवनेस हो या ईडी और एनआईए का एक्शन हो, हर मोर्चे पर ममता बनर्जी पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।